हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे कोऑर्डिनेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स हमारा टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपसे 2D के बारे में, तो पहले 2D के बारे में बात करेंगे। और गाइज सबसे खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके सामने टॉपिक होते हैं, परवलय होता है, अति परवलय होता है, मतलब पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, जैसे आपके सामने सर्कल होता है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके सामने टॉपिक वाइज लेके आऊँ। मतलब जैसे कि आपके सामने लेके आता हूँ मैं पैराबोला, तो पैराबोला लेके आता हूँ, या परवलय लेके, मतलब परवलय के बारे में बात कर रहा हूँ, परवलय लेके आता हूँ, या दीर्घवृत्त लेके आता हूँ, हाइपरबोला लेके आता हूँ। ठीक है, जब इनको मैं आपके सामने एक वीडियो में एक बार एक टॉपिक को लेके आऊँ, जैसे आपके सामने आज हम बात करें सर्कल के बारे में, तो सर्कल के बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पूरा डिस्कस, सर्कल आपका कंप्लीट। पैराबोला लेके आता हूँ, पैराबोला एक वीडियो में पूरा जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी नियता क्या होती है, नाभि लंब क्या होता है, शीर्ष क्या होते हैं, सब क्लियर। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे आपके सामने परवलय होता है, अति परवलय होता है, दीर्घवृत्त होता है, एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, क्लियर। तो बताइए, मैं आपके सामने चाह रहा हूँ कि मतलब हर टॉपिक का, मतलब एक एक टॉपिक का अलग अलग लेके आऊँ, मिक्स नहीं लेके आऊँ। जैसे मिक्स लेके आ रहा हूँ तो मिक्स में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस और कुछ आकृतियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और गाइस क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछेगा भाई। कुछ फ्रेंड का तो यही होता है कि लेवल लेवल लेवल। अरे भाई क्या लेवल, ज़्यादा लेवल, कितना लेवल चाहिए आपको? आप एयरफोर्स SSR AA के बारे में बात कर रहे हो भाई, NDA के बारे में बात कर रहे हो। माना कि लेवल चाहिए होता है, लेकिन एक मीडियम लेवल का होता है, ऐसा नहीं कि हाई लेवल का होता भाई। क्लियर, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, क्लियरिटी की बात करते हैं। कुछ फ्रेंड्स तो भाई क्लियरिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, इतना भी ब्लर नहीं होता, थोड़ा समझिए, कंडीशन समझिए, क्योंकि अब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने में 4 से 5 MB की वीडियो GB की वीडियो बन जाती है। उसको कंप्रेस करके कम पे लेके आना, क्योंकि आपका नेट खत्म हो जाएगा भाई अगर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो डाल दी तो। क्लियर, चलिए, सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, देखिए। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है, पॉइंट दे दिए जाते हैं आपके सामने, 4 पॉइंट दे दिए, 4 बिंदु दे देते हैं, और उसमें आपसे पूछता है कि जो बिंदु हैं वो क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये बिंदु। एक आयत बना रहे हैं, या एक सम चतुर्भुज बना रहे हैं, या फिर समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, या फिर आपके सामने स्क्वायर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो गाइस इस चीज़ के लिए आपको क्या है, कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंडीशन नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर, मतलब चारों डिस्टेंस इक्वल निकल जाती हैं, और दोनों विकर्ण बराबर होनी चाहिए। क्लियर, ये होती है किसकी कंडीशन, चतुर्भुज के लिए। यही बात करें, सॉरी, स्क्वायर के लिए, मतलब वर्ग के लिए बात कर रहा था। अभी जैसे आयत के बारे में बात करता हूं, तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन डिग्री आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर साइड आपकी इक्वल है और आपके जो डायगनल्स होते हैं, उसके विकर्ण होते हैं, वो इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या है, ये समान, सॉरी, आयत है, ये क्या है, रेक्टेंगल होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये कंडीशन आपको पता होंगी कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये चीज़ें आपको सब पता होंगी। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, चलिएगा बात करते हैं आगे, समझिएगा, देखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बिंदु दे रखे, 3 बिंदु दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है ये बिंदु तो दे रखे हैं, अब बताइए शीर्ष हैं, किस चीज के शीर्ष हैं भाई। अब ऑप्शन में आप देख सकते हो क्या क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, या विषमबाहु त्रिभुज के। ठीक है, ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब आप कैसे पता कर सकते हैं भाई, मैं आपसे बोलता हूँ ये A है, ये B है, और ये C है, तो मैं आपसे बोलता हूँ AB की बीच की दूरी फाइंड कर लो, AB के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी आप फाइंड करना जानते हो भाई, इसमें से इसे माइनस करो, 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस इसमें से इसे माइनस करो, तो देखिए माइनस करूंगा तो जैसे चिन्ह होता है ना, चिन्ह अलग अलग चिन्ह हो, याद रखिएगा, डायरेक्ट करना हो आपको, ये प्लस का ये माइनस का, अगर चिन्ह अलग अलग है दोनों में तो दोनों को ऐड कर दो, इनको दो जोड़ेंगे, दोनों क्या आएगा, 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, इसे ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12 होता है, एक बचा 6, एक बचा तो 6 और एक 7, और यहाँ पे दे रखा है ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट निकालेंगे आपके सामने बी और सी के बीच की दूरी, तो बी और सी के बीच की दूरी निकालो। चलो भाई, मैंने आपसे क्या बोला, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो देख सकते हैं चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो चिन्ह अलग अलग होते हैं, दोनों को ऐड कर दो,
6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस इन दोनों को देखिए, इनके दोनों के चिन्ह क्या है विपरीत हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 10, 10 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 136। क्लियर इक्वेशन। अब ऐसे निकालूंगा सी ए और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ए सी के बीच की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के चिन्ह देखो विपरीत हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे 10 का स्क्वायर 100 प्लस इन दोनों के चिन्ह देखो क्या है एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 में से माइनस करूंगा मैं 3 को, तो क्या आएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या निकल के आया ये निकल के आया। देखिए अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो साइड तो इक्वल है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कह रहा है भाई कि जब दो साइड इक्वल हैं एक साइड इक्वल नहीं है तो क्या होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं एक भुजा अलग है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की। अब आप बोलेंगे भाई समद्विबाहु त्रिभुज तो ये ठीक है, हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन में कभी कभी क्या दे देता है समद्विबाहु भी देगा, समद्विबाहु समकोण भी देगा, समकोण के साथ साथ बोलेगा समद्विबाहु, मतलब एक ही ऑप्शन में समद्विबाहु, और बोल देता है आपके सामने समबाहु। तो जैसे आपने देखा कि भाई इसमें समद्विबाहु भी है और समद्विबाहु और समकोण भी है एक साथ, मतलब एक ऑप्शन तो ये होगा एक ऑप्शन ये हो गया दो, मतलब दूसरे ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन है, तो बस यही आपका क्या है आपने लगा दिया समद्विबाहु, तो आप हो सकता है गलत हो जाएं, क्योंकि हमें ये भी दे रखा है नीचे देखो समद्विबाहु के साथ साथ समकोण। समकोण की कंडीशन क्या होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाए वो क्या है, वो क्या हो गया आपके समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो जाहिर सी बात है यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है बड़ी है, ये साइड क्या है बड़ी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यही रहने वाला है। क्लियर। देखिए यहाँ पे थोड़ा हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे 200 हो गया एडिशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है ये आया क्लियर। तो मतलब देख सकते हैं इसका स्क्वायर क्या, तो ये आया इक्वल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देख सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर भी क्या आएगा 272। तो आपसे क्या बोलता है समकोण त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, कहती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार ये है लंब ये है, अब हमें मतलब नहीं आधार लंब से निकालने से कि लंब निकलेगा आधार निकलेगा, ठीक है आप किसी को कुछ भी मान के चलो, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। अब देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही थी, अगर इसी को करती समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन को तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता, लेकिन वो समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज की भी सीट्स हैं। कोई भी चीज़ आपकी मतलब जैसे मैंने आपको बोला कोई भी पॉइंट दे रखे 3 पॉइंट दे रखे 4 पॉइंट दे रखे, तो आपको कोशिश करनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपके लिए 4 पॉइंट दे दिए P Q R और S 4 पॉइंट दे दिए और 4 पॉइंटों में आपने निकाल के देखी इसकी डिस्टेंस आपने निकाल के देखी P Q की डिस्टेंस Q R की डिस्टेंस और निकाली आपने R S की डिस्टेंस और साथ में निकाली लास्ट में आपके P S की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए और तीनों ही क्या आ जाती हैं बराबर आ जाती हैं आपस में, क्या होता है तीनों ही आ गई आपकी बराबर, तो इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं चारों भुजाएं कहाँ कहाँ होती हैं, एक तो समचतुर्भुज होती है जैसे रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस के अंदर होती हैं और स्क्वायर के अंदर होती हैं, तो मतलब स्क्वायर और रोम्बस में क्या है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर, समझ आई बात। अब आप बोलेंगे भाई ये तो ठीक है, ऐसे तो नहीं लगा सकते, क्या पता ऑप्शन के नीचे रोम्बस भी दे रखा है और स्क्वायर भी दे रखा है, तब क्या करेंगे, तब आपके पास एक कंडीशन बचती है, ब्रह्मास्त्र बचता है कि भाई जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल भी क्या होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। बस यहीं से आप कर सकते हैं, जैसे आपने देखा इसके डायगोनल क्या इक्वल आ गए तो आप बोल देंगे क्या होगा स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते लेकिन सभी साइड्स इक्वल हैं तो वहाँ कंडीशन में क्या बोलेंगे आप, इसका क्या होगा यहाँ रोम्बस होगा। क्लियर, चलेगा। ऐसे ही बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में और समचतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में आता ना, समांतर चतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें, या फिर आपसे बात करूं आयत के बारे में, तो आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने एक भुजा बराबर होती हैं, होता तो ऐसा उसके अंदर भी है समांतर चतुर्भुज के अंदर, लेकिन कंडीशन वही कि आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं उसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर हों ये हमेशा नहीं है।
क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये ऑल अबाउट पूरे डिस्टेंस के ऊपर रिलेटेड है कि डिस्टेंस पता है, निकालने का फॉर्मूला आता है तो आराम से कर पाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था रेखाखंड वाली कंडीशन बताई थी कि कोई भी एक रेखाखंड को कोई बिंदु पर काटा जा रहा है। जैसे समझिएगा, मैंने आपके सामने फॉर्मूले कल करा दिए थे, नहीं तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। एक्स निकालते के फॉर्मूला क्या होता, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी x2। मैंने m1 m2 बार बार मेरे मुंह पे लगा हुआ है क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आएगा आपके सामने जब y निकालेंगे तो y होगा m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n। ये हो रहा है अंतः विभाजन के लिए, मतलब अंदर की तरफ से बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब बाह्य विभाजन के लिए क्या था, सेम था, सिर्फ चिन्ह था अलग। बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले गाइस, इनके ऊपर पेन कॉपी ले लीजिए, साथ में कोशिश करिए फास्ट तरीके से करने की। ये फॉर्मूले मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभी याद नहीं हुए हो तो आप इन्हें देख के याद समझ में आ जाएंगे, याद आ जाएंगे। ये है दोनों बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन, और ये है गाइज आपका अंतः विभाजन। अब ये क्या होता है ये आपको अभी बताते हैं, क्लियर? इस तरीके से हैं। चलिएगा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आगे, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अभी मैंने आपके सामने बता दिया था एक साइड जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा, जिसके बारे में बता दिया किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, उसने कहा है कि किसी रेखाखंड के दो बिंदु, मतलब दो बिंदु जिनसे कोई रेखाखंड बन रहा है, वो बिंदु है P और Q, और बोल रहा है एक पॉइंट ऐसा है, एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखाखंड को काट रहा है। किस अनुपात में, m अनुपात n। जो का अनुपात आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा m अनुपात n इक्वल टू दे रखा है 3:1। इस अनुपात में क्या है, वो लाइन को काट रहा है। मान लेते हैं यहाँ काट रहा है, यहाँ मान लेते हैं O कोई पॉइंट है, ये काट रहा है क्या, O। इसके रेखाखंड बनने वाले बिंदु क्या है, x और y। और आपको जो फाइंड करना है वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या निकलेगा, y क्या निकलेगा। क्लियर? कंडीशन समझ में आ गई। और ये बोलेंगे आप यहाँ पे प्लस वाला लगाएंगे या माइनस वाला लगाएंगे, बात आती है यहाँ पर। तो गाइज याद रखिएगा, जब तक आपसे वो ये नहीं बोलता कि ये अनुपात जो है बाह्य विभाजन कर रहा है, जब तक बाह्य विभाजन नहीं बोलेगा तो आप माइनस वाला नहीं लगाएंगे। केवल ऐसी कंडीशन में जब वो बोलेगा कि बाह्य विभाजन है तब ही बाह्य विभाजन लगाएंगे। अगर नहीं बोलता तो हम हमेशा अंतः विभाजन का यूज करेंगे। जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा, जब तक वो अपने मुंह से ये नहीं बोलेगा कि बाह्य विभाजन है, तब तक आप अंतः विभाजन ही लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए भाई कर देते हैं स्टार्ट। x निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है, x1 y1, x2 ये है y2। तो देखिए भाई m क्या है 3 इंटू x2 क्या है यहाँ पे 9 प्लस n क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 क्या है यहाँ पे 5 अपॉन m प्लस n। तो देखो दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा 4। तो देखिए भाई निकाल के 27 प्लस 5 अपॉन मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो थोड़ी जोड़ेंगे दोनों को जोड़ा तो क्या है 32 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो क्या निकल के आया 8। तो भाई x तो निकल के आ गया 8। ऐसे आप निकालेंगे y, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पुट करेंगे, अब y निकालेंगे तो देखो y2 क्या है, सॉरी m1 लेंगे पहले, m क्या है, m तो एक है 3, m दे रखा है 3, y2 क्या है यहाँ पे 6, 3 इंटू 6 ऐसे लिखते जाओ भले ही, प्लस n क्या है, n है आपके साथ पास में 1 इंटू, अब 2 क्या है, y1 क्या है, y1 क्या है माइनस का 2, तो y1 क्या है गाइस आपके साथ माइनस का 2 है, अपॉन दोनों का सम n प्लस m या m प्लस n, देख सकते हैं। चलिए भाई 18, यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 2 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 4। तो
तो आप निकाल सकते हैं ओ क्या बिंदु निकले, ओ का बिंदु एक्स क्या निकला था, एक्स निकला था 8 और वाई क्या निकलेगा आपके सामने 4। तो यही क्या होगा, ये बिंदु ही तो पूछ रहा था कि जो बिंदु काट रहा है, जिस पॉइंट पे कट रहे हैं वो बताइए। अब इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है, आराम से निकाल सकते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पे बाह्य विभाजन बोल देता, अब क्या बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में क्या करता, ये माइनस का चिन्ह यूज कर देता। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है दो बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, इनका मध्य बिंदु फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मध्य बिंदु फाइंड करने के लिए जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ओ क्या है मध्य बिंदु, ये पी है, ये क्यू है। तो मध्य बिंदु का मतलब एक्स और वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दो तरीके होंगे आपके पास, कैसे, तो भाई मध्य बिंदु बोला है तो मतलब जब भी मध्य बिंदु बोल देगा m/n क्या होगा, 1:1। फॉर्मूला आप जानते हो, यहां पे देखिएगा, इसमें रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु बोल दे तो हमेशा आप अनुपात क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। क्लियर। मध्य बिंदु निकालने का मैंने दूसरा फॉर्मूला आपके लिए बताया था, क्या, x = x1 + x2 अपॉन में 2। y निकालने का फॉर्मूला क्या था, y1 + y2 अपॉन में 2। तो भाई मध्य बिंदु निकालना है तो देखो भाई x1 + x2, x1 ये है y1, x2 ये है y2। तो भाई x1 + x2 करेंगे, x निकालना है तो x1 + x2 अपॉन 2। क्या निकल के आ रहा है यहाँ से देखो, 3 में से -2 करेंगे तो 1/2 निकल के आ गया x। y निकालेंगे तो निकाल लीजिए भाई, y1 + y2, चिन्ह का याद रखना, चिन्ह सहित लेना है हमें, अपॉन 2। तो देखो -y, दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस माइनस होगा, तो क्या निकल के आया, -2/2। तो 2 से काटा तो क्या आया, -1। तो x तो निकल के आया भाई, मतलब कोऑर्डिनेट जो निकल के आए, ओ के क्या निकल के आए, एक्स वाई क्या निकल के आया, एक्स वाई निकल के आया आपके सामने ओ, एक्स वाई क्या निकला, एक्स तो निकला ये, और वाई निकला आपके सामने -1। तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 -1। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। देखो भाई ये तरीके बहुत नॉर्मल है, मैं आपसे कहूँ कि मैं एक साथ ही आपके सामने ले जाऊँ ऊपर तक लेवल तक, थोड़ा देखिए समझिए थोड़ी कंडीशनों को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बिंदुओं -5, 11 हुआ, 4 - 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड जो कि आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, रेखाखंड को बिंदु -3, 7 किस अनुपात में काटेगा। अब देखो उसने पॉइंट दे दिया बीच वाला जो उसे काट रहा है, लेकिन अब अनुपात आपसे पूछ रहा है, क्या अनुपात आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अनुपात आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे आपसे ना तो इसने बोला बाह्य है, ना ही उसने बोला आंतरिक अनुपात है। अब आप कैसे बताएंगे कि अनुपात जो निकलेगा वो बाह्य है या आंतरिक है। देखो भाई आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक अनुपात निकलेगा, रेशियो निकलेगा, किसका, m और n का। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब अगर आपका अनुपात नेगेटिव में आता है, मतलब उनके साथ माइनस का चिन्ह आता है किसी भी एक के साथ में, तो आप क्या बोलेंगे, वो बाह्य विभाजन होगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या बोलेंगे, वह अंतः विभाजन होगा। चलो करके देखते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला लेना है, कौन सा लेना है, कोई सा भी ले लो। मैं कह रहा हूं आपके सामने 7 वाला लेना, और 7 क्या है, y है भाई। 7 कैसे दिखा रहा है, यहाँ y को दिखा रहा है ना, तो y का फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा। तो y वाला फॉर्मूला लेंगे, क्या, y = होता है my2 + n y1 अपॉन m + n। यहां तक सबको क्लियर है ये चीज। चलिए y की वैल्यू क्या दे रखी है, 7, m हमको फाइंड करना है, x2 क्या दे रखा, सॉरी y2 क्या दे रखा है, ये दे रखा -7 प्लस n क्या है, फाइंड करना है, y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 11 अपॉन m1 + n, सॉरी m + n। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 के साथ में करिए भाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 7m + 7n = यहाँ देखो, यहाँ निकलेगा -7m, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n। सबका क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं 7m को इधर लेके जाऊंगा, 7m को मैं इधर लेके जाऊंगा,
तो देखो ये प्लस का 7 ये क्या है, प्लस का 7m था, और जब मैं m को इधर लेके आया तो ये भी प्लस का 7m हो जाएगा। अब यहाँ देखा 11n, ये 11n है। अब मैं इस n को इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7n हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये देखो क्या निकलेगा, 7 + 7 14m इक्वल टू 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4n। क्लियर? तो देखो भाई m/n, m यहाँ था, n को इधर लेके आया तो क्या बचेगा 4/14। अब काट लीजिए भाई, कोई माइनस का है इनमें, कहीं माइनस का चिन्ह है किसी के साथ में? नहीं है। तो ये क्या है, अंतः विभाजन है। क्या है, अंतः विभाजन को कर रहा है डिनोट। तो देखिए इसे काटेंगे 2 से, 2 टाइम्स 7 टाइम्स, तो देख सकते हैं m/n इक्वल टू निकला 2/7। क्लियर? सबका क्लियर हो गया? इस तरीके से फाइंड करते हैं। मैंने लिया है y को लेकर किया है, मैंने y को लेकर किया है, आप यहाँ पर x को लेकर भी कर सकते हैं। क्या आप x को मतलब -3 को लेंगे तो भाई -5 और 4 को लेके करना होगा। क्लियर? जैसे आपको उचित लगे वैसे करो। आपको दोनों से फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि आप x से करेंगे फिर दोबारा y से करेंगे, एक से कर लो भाई, अनुपात वही आएगा, किसी से भी कर लो। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और भी आगे, नेक्स्ट देखिएगा और बेहतरीन आपके सामने क्वेश्चन है। आपने ये तो कर लिया जब आपके सामने बिंदु दे रखा हो, तीसरा बिंदु भी दे रखा था, तब आपने आराम से निकाल दिया कि आपके सामने पहले फर्स्ट मतलब P और Q दे रखे थे, बीच वाला भी दे रखा था, आपको M और N की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, क्या बिंदुओं 4 और 5, बिंदुओं 4, 5 और दूसरा दे रखा बिंदु -10 एंड -2 को जोड़ने वाला रेखाखंड। मतलब मान लेते ये कोई रेखाखंड है, इसका बिंदु दे रखा है, ये इसने बोल रखा है 4, 5, ये है -10 -2। क्लियर? ये बिंदु दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि इन बिंदुओं से जोड़ने पर एक रेखाखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? रेखाखंड। तो रेखाखंड को y एक्सिस पर किस अनुपात में विभाजित करेगा? मतलब कोई बिंदु है जो कि y, मतलब ये रेखाखंड जो है y एक्सिस को कौन से बिंदु पर विभाजित करेगा, मतलब किस अनुपात में काटेगा। याद रखिएगा गाइस, जैसे ही वो आपसे बोल दे y एक्सिस, जैसे ही आपसे बोल दे y एक्सिस, तो आपको बीच वाला पॉइंट मानना है। क्या? यही मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ आपके लिए क्लियर सा थोड़ा। इस तरीके से ये दे रखा P, पहला बिंदु दे रखा है 4, 5, Q दे रखा है आपके सामने -10 एंड -2, एक बिंदु है कोई भी O जो कि आपके सामने काट रहा है। अब उसने बोला है x एक्सिस पर, तो भाई y एक्सिस की बोल, माफ करना, y एक्सिस। तो जैसे ही बोले y एक्सिस, तो y की जगह y रखो और x की जगह 0, क्योंकि y एक्सिस पे कब काटेगा भाई? कोई भी चीज, ये एक्सिस दे रखा है, y एक्सिस पे क्यों कब काटेगी? जब इस जगह पर x 0 होगा। y एक्सिस पे कोई चीज काट रही है तो कब काटेगी y एक्सिस पे? जब वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, तभी तो काट पाएगा, नहीं तो कहीं कैसे काट देगा? कैसे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये कुछ दे रखा है, अब मैं बोल रहा हूँ जब तक आप x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे और y की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन 0, 1 तो कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा। मैं बोलता हूँ 0, 2 तो कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा। मैं बोलता हूँ 0, 5 तो कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा, कहीं भी ऊपर। मतलब जब तक x की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक y पे काटेगा ही नहीं। अब मैं उसका उल्टा बोलूँ कि x एक्सिस पर विभाजित कर रहा है, तो x एक्सिस पे कब करेगा भाई? x एक्सिस पे करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो। बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर y अक्ष पर किस अनुपात में काटेगा, क्वेश्चन ये है। तो y अक्ष पर किस अनुपात में काटेगा? तो हम बोल सकते हैं भाई y का तो मैं पता नहीं क्या वैल्यू है, लेकिन x की उस जगह पे 0 होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जिस अनुपात पे काट रहा है ना, उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन किस x पे काट रहा है? y पे काट रहा है, तो वहाँ x की वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो भाई x की वैल्यू 0 है तो 0 वाली कंडीशन ले लो। पहली वाली क्या है? x इक्वल टू क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस n। क्लियर? देखिए x की वैल्यू क्या है? 0 इक्वल टू, ये बहुत इजी होता है। देखो m1 हमें पता ही नहीं भाई, निकालना है, x2 माइनस का 10 प्लस n हमें पता नहीं भाई, x1 क्या है? x1 क्या है? 4 अपॉन में
m1 प्लस एन। अब देखो ये यहाँ जाएगी वैल्यू, तो भाई 0 के अंदर जाएगी तो 0 बन जाएगी, तो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ से कि यहाँ से निकलेगा -10m प्लस 4n इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल जाएगी। क्लियर, ये इक्वेशन आपके सामने फाइंड होके आ जाएगी। और जब इतना फाइंड होके आ गया भाई, अब देखो इसको यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ कराता हूँ, यहाँ देखिएगा, देखिए माइनस का 10m, अब मैं क्या कह रहा हूँ 4 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का 4n हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो देखो m यहाँ रहा, n को नीचे लेके आया, यहाँ बचा 4/10, तो काटेंगे भाई 2 से, 2/5, मतलब m अनुपात n निकल के आया 2:5। उसने अनुपात तो पूछा था, निकाल दिया। तो बात याद रखिएगा, जब वो आपसे बोलेगा यहाँ y अक्ष, तो वहाँ पर x 0 लेंगे। जब आपसे बोल दे x अक्ष, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, x तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। मतलब जो बोलेगा उसके अपोजिट को 0 ले लेंगे। y बोला था तो x को 0 ले लिया, अगर x बोलता तो y को 0 लेंगे। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कई बार बोल चुका हूँ इस बात को, क्वेश्चन करके देखिएगा तब आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, बिंदु दे रखा है, बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु दे रखे हैं, एक त्रिभुज के क्या है, बिंदु हैं। आपसे बोल रहा है बिंदु ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। जैसे कि आपसे बोला है एक त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, बोल रहा है ए बी एंड सी, इसने बोला है माध्यिका। गाइस सबसे पहले ये समझ लीजिए माध्यिका होती क्या है। माध्यिका होती क्या है, सबसे पहले ये समझिए, बिंदु ए से उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब जानते हो, मतलब जैसे ए है तो ए के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा मतलब जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा, मतलब ए के सम्मुख भुजा पर आधे पर, मतलब मध्य बिंदु पर, मतलब एंगल ए को, एंगल ए से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या कहती है, माध्यिका कहलाती है। मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब इनका रेशियो, अगर जब उसने कहा ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मतलब ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ओ मान लेते हैं, मिड पॉइंट होगा, मतलब इनका अनुपात देखूंगा मैं, जैसे m अनुपात n होगा तो क्या होगा, 1:1 होगा ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है भाई, समान दूरियों पे काट रही है, समान दूरी पर मतलब बीच में काट रही है वो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं। उसने बोल रखा ए क्या दे रखा है, बी क्या दे रखा है, एंड सी क्या दे रखा है। इस तरीके से तीनों बिंदु दे रखे हैं। पहले तो हम निकालेंगे ओ, जब हमारे पास ओ आ जाएगा तो एम की तो मतलब ही नहीं है ना, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे सीधा। तो निकालो, मिड पॉइंट वाले से क्या होता है, x1 प्लस x2, जोड़ो इन दोनों को, तो जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है निकल के, इन दोनों को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ रहा है प्लस का 1, तो प्लस का 1/2 क्या कहता है, x = x1 प्लस x2/2 होता है। तो माइनस का 1 प्लस 2/2 क्या निकला, 1/2। तो एक बिंदु था 1/2x, y क्या निकलेगा, ऐसे y निकालेंगे, y होता है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, तो यहाँ से भी निकलेगा 1/2, तो ये भी क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। अब भाई आपसे बोल रहा है इस माध्यिका की लंबाई, तो बता सकते हो ना, बिंदु O और A की दूरी, O और A की दूरी, यही तो इसकी लंबाई हो जाएगी। कर दो भैया, अब क्या बचा हुआ है, तो देखो 3 में से माइनस करूंगा, इसे कर लीजिए, 3 में से माइनस करूंगा 1/2 को, 3 2 जा 6, 6 में से माइनस किया 1 को तो 5/2 का, प्लस इसमें से 4 में से माइनस करूंगा, ये करो भाई, 4 2 जा 8, 8 में से माइनस कर रहा हूं मैं किसको, 1 को तो 7/2। अब भाई कर सकते हो ना, 4 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25/4, इसका करेंगे /4, कर लीजिए, इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करो इनको एडिशन करो, इनका ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, जब इनको जोड़ा तो हमारे पास निकल के आ रहा है 4 और 7/4, ये निकल के आ रही है कंडीशन, इतनी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए, काटेंगे इसे
तो गाइज आपकी जो डिस्टेंस निकलेगी वो इस फॉर्म में निकल के आ जाएगी। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो ऐसे छोड़ देंगे। देखिएगा ये कुछ बन रहा है क्या, ये कुछ बन रहा है, इसको ब्रेक करके देख लो इसके फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 2 से 2 3 जा 2 7 जा, नहीं बनेगा गाइस, इसका नहीं बनेगा। तो हमारे पास 1/2 तो निकल के आ जाएगा। 4 का तो आप जानते हो ना, 4 का क्या होता है 2 होता है, और यहाँ रह जाएगा अंडर रूट में 74। क्लियर। इकाई ये इसकी क्या आ गई माध्यिका की, ये क्या आ गई इसकी माध्यिका की, ये आ गई माध्यिका की लंबाई। आपसे क्या पूछ रहा था, वो माध्यिका की लंबाई ही पूछ रहा था। क्लियर। हमने क्या किया, मेथड समझ में आना चाहिए बस। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हुई थी, क्या हुई थी, देखो मैंने यहाँ पे ये माइनस का ले रखा है, ये प्लस का ही था, ये माइनस का ले लिया, ये इस फॉर्म में आया है। तो बस चिन्ह हमने ले रखा है माइनस का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये आ रहा है निकल के। क्लियर। अगर यहाँ प्लस का होता तो हमारा आंसर दूसरा निकल के आएगा। क्लियर। तो मतलब आपको मेथड समझ में आना चाहिए। क्या किया है मैंने, सबसे पहले जब उसने बोला था माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की कंडीशन पता होनी चाहिए। माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, उसके सामने वाली भुजा मतलब उसके मध्य बिंदु को, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। क्लियर। तो भाई ये मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, आप जानते हो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी आप आराम से फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस के फॉर्मूले से, जो निकल के आ रही है आपके सामने इस तरीके से। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। गाइज वीडियो लगता कैसा आपको कमेंट करके बताया करो। जैसे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है हमारा, कॉन्फिडेंस से क्या होता है, जैसे हम कोशिश करते हैं फिर आपके सामने और बेहतरीन लाने की, क्योंकि एक तरह से लगता है ना अंदर से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये गाइज एनडीए में या एक्स ग्रुप में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, एक रेखाखंड है जो इन बिंदुओं से मिलके बन रहा है। अब एक लाइन आई कोई दूसरी, वो उसे क्या कर गई, काट के चली गई। अब जिस पॉइंट पे काट के गई है उसने पूछा किस अनुपात में काटेगी, उसने अनुपात पूछा है, उसने पॉइंट नहीं पूछा कि कौन से पॉइंट पे काट रही है। पॉइंट तो आप निकाल दोगे कैसे भाई, यहां से आप रेखा की इक्वेशन निकालेंगे, एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, वही आपका क्या है जहां पर आपके काट रहे हैं दोनों लाइन, जैसे ऐसे काट रही है कैसे काट रही है, जहां भी काट रही होगी वो क्या होगा, इसका कटान बिंदु होगा, उसे बोलेंगे। ठीक है, वो क्या विभाजित बिंदु हो जाएगा, विभाजन बिंदु। और जब उसने काटा है जैसे रेखाखंड है, तो भाई आपसे पूछ रहा है कि ये m और ये n इसका अनुपात क्या है, ये रेशियो क्या है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये है। क्लियर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिएगा, हमने मान लिया वो क्या काट रहा है, वो m अनुपात n में काट रहा है। क्लियर। चलिए, जब इसमें काट रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई x की वैल्यू कैसे निकलती है। x की वैल्यू फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए भाई लगा दीजिए फॉर्मूला। x2 8 है तो 8m हो जाएगा। अब देखो प्लस n है, x1 क्या है 3, तो 3n, ये क्या आ जाएगा m प्लस n। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली ऐसे ही निकालेंगे, m हमें पता नहीं क्योंकि फाइंड करना है। अब आपको पता है y2, तो y2 क्या है यहाँ पे आपके 9, तो क्या आ जाएगा 9m प्लस, अब देखो यहां पे माइनस का 1 दे रखा है, तो n इंटू माइनस का 1, अब माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस होगा, सॉरी माइनस का इंटू प्लस के साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस का n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई n के साथ में क्या होगा, n ही रहने वाला है। यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। मतलब एक तो क्या है, हम इन दोनों को इक्वेशनों को लेके जाते हैं, मतलब यहां से मैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करता, रेखा की इक्वेशन निकालता, मतलब यहां से x और y की टर्म में एक इक्वेशन निकलती जो कि रेखा की इक्वेशन होती, मतलब लाइन की इक्वेशन निकलती। और एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है तो वही x और y की फॉर्म में है, और ये भी आपके सामने x और y की फॉर्म में निकलेगी। तो 2 इक्वेशन आपके सामने x और y की फॉर्म में निकल जाती हैं, तो आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे मैं आपसे बोलूँ x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 2 और x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 1, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना। तो एक इक्वेशन दे रखी, एक ऐसे ही इससे निकलेगी लाइन की इक्वेशन से, तो आप x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से और y की निकल जाएगी, दोनों निकल जाएंगी, दोनों निकल जाएंगी। और जब दोनों इक्वेशन, दोनों आपके सामने बिंदु निकल जाएंगे तो मतलब ये तो दे ही रखा है आपके सामने, एक ये दे रखा है p, एक ये दे रखा है q, और मिड पॉइंट आप ऐसे निकाल लेंगे, ये वाला, ये बिंदु तो आप निकाल लेंगे ना इनसे। जब इनसे निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये अनुपात आराम से फाइंड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, करके अभी सॉल्व करके बताया था कि मिड पॉइंट दे रखा था उसमें, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, मतलब जो कटान बिंदु है वो दे रखा था आपके सामने
ये और ये दे रखे थे आपके सामने, तो आपसे पूछ रहा था m और n का अनुपात, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उस लफड़े में। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन करूँगा तो भाई इससे अच्छा तो ये है कि छोड़ दो भाई, आगे और 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। चलो, तो दूसरा क्या, जब ये पता है मैं ये निकाल लिया हमने, x और y हमने इस फॉर्म में निकाल लिए, बस भाई यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, करो सॉल्व। क्यों पढ़ रहे हो बेकार लफड़े में, करते हैं भाई। x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू ये है, माइनस x की वैल्यू ये y की है, ये x की, अपॉन m प्लस n, और क्या दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है, प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। और जब इतना क्लियर हो गया तो भाई इसे इरेज कर देता हूँ। अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा पूरा। तो देखिएगा ये निकल के आया, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, m प्लस n, एलसीएम आया। चलो भाई ऊपर तो क्या आएगा, 9m माइनस n, ठीक है, माइनस n। यहाँ देखो, यहाँ माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस का 8m, माइनस यहाँ भी अप्लाई किया तो माइनस का 3n प्लस 2। अब 2 का m n के साथ मल्टीप्लाई, m और 2n इक्वल टू में क्या है, 0 है भाई, क्या है, इक्वल में 0 है। अब ये जो नीचे दे रखा है ये क्या चला जाएगा, 0 के अंदर। जब ये 0 के अंदर चला जाएगा तो हट जाएगा नीचे से। अब आप कर सकते हैं सॉल्व, अब आप कर सकते हैं सॉल्व, चलिएगा अब आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई। करिए, कैसे करेंगे, देखो m m m, एक m एक m, ये तो देखो 9 प्लस 2 11, 11 में से माइनस का करेंगे 8, तो क्या निकलता है 3m। यहाँ से देखो माइनस का n और माइनस का n, तो मतलब ये माइनस का 1n है, ये माइनस का 3n है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4n, और माइनस का 4n ये है, और ये क्या है प्लस का 2n, तो क्या बचेगा माइनस का 2n इक्वल टू 0। अब बताओ भाई, यहाँ 3m इधर लेके जाएंगे तो 2m, m अपॉन n इक्वल टू, यहाँ से 2 बचेगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 2 अपॉन 3। तो अनुपात निकल के आ गया आपके सामने, m अनुपात n क्या निकला, 2:3 निकल के आ गया। क्या निकला दोस्तों, 2:3। तो देखिएगा इक्वल टू 2:3। तो यही तो आपसे पूछ रहा था। तो भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने देगा तो टाइम, आपको पता है टाइम तो होता नहीं है, तो एयरफोर्स के मामले में तो शायद ये बहुत रेयर चांस है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन, और आपको पता ही है कि बहुत कम चांस होता है, बहुत कम टाइम होता है आपके सामने, तो वहाँ तो शायद पॉसिबल नहीं है कि इस क्वेश्चन को दे। लेकिन हाँ, एनडीए में ज़रूर आ जाएगा। एनडीए के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये, एनडीए के लिए आपके सामने देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा कर्तव्य है गाइस आपके सामने बताना, तो इसे बाद में रीज करेंगे। चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो अगले दिन पढ़ेंगे हम आपके सामने गाइस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, कि आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ कि केंद्रक क्या होता है, माध्यिका से जो बनता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल आना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।